let's take a, we have already completed 3 entry. Now continue there. Now goods sent to branch from HO. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिपेंडेंट का पढ़ रहे हैं. डिपेंडेंट मतलब जस्ट लाइक एजेंट. ब्रांच जो बोलेगा वो करेगा, ऐसा नहीं. HO जो बोलेगा वही ब्रांच करने वाला है. तो गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम HO, यानी HO के पास से क्या है? गुड्स आया है. HO ने गुड्स सेंड किया है किसको? ब्रांच को. गुड्स सेंड टू ब्रांच. गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब गुड्स ब्रांच को भेजा. कौन भेजा रहेगा? फ्रॉम HO से. HO से सामान आ रहा है कहाँ पे? ब्रांच के अंदर. तो एंट्री आएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. जैसे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट. वैसे ही ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन ब्रांच. खाली ये ब्रांच की जगह वहाँ पे वर्ड था कंसाइनमेंट. तो ब्रांच है तो HO ने गुड्स सेंड किया रहेगा तो इसका एंट्री है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन टू ब्रांच. कभी कभी HO ने नहीं सेंड करेगा लेकिन किसी और, मान लो भाई HO है बोरोवली में, बोरोवली में है भाई, और इसका ब्रांच एक है अंधेरी में, दूसरा ब्रांच है विले पार्ले में. ओके, बी ब्रांच, ए ब्रांच से एग्जांपल. ए ब्रांच को कुछ मटेरियल कम पड़ रहा है तो जब कम पड़ रहा है क्या करेगा? तुम लोग गुड़ हो. विले पार्ले ब्रांच पर HO को कॉल करेगा. HO को कॉल करेगा क्या मटेरियल चाहिए. अब HO दिमाग लगा के बोरोवली से इधर पहुंचने में टाइम लगेगा. अरे तो बोलेगा अगर बहुत अर्जेंट है तो ये कॉल करेगा बी डिपार्टमेंट अंधेरी ब्रांच और वहाँ से ट्रांसफर होगा. यानी ए डिपार्टमेंट का मटेरियल कहाँ से आ सकता है? एक HO से आ सकता है और एक अंधेरी से आ सकता है, दूसरे ब्रांच से, फ्रॉम द अदर ब्रांच. तो गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम अदर, या तो HO से आया रहेगा या कहीं से भी आया है. ब्रांच के पास आ रहा है ना तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट विद HO सेंडिंग और सम अदर ब्रांच सेंडिंग. मेरे इस क्लास के ब्रांच में चाहे कहीं से HO से आए या कोई दूसरे ब्रांच से आए, गुड्स आ रहा है मेरे पास, मैं एंट्री करूँगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. अब इसी का रिवर्स एंट्री देखो ये है. HO ने सेंड किया बेचने के लिए, मैंने कस्टमर को बेचा रहेगा और कस्टमर को डिफेक्ट निकल गया तो कस्टमर मेरे मुंह पे फेंक के मारेगा. मैं उसके अंदर 10 किलो का पत्थर लगा के और फिर HO के मुंह पे फेंक के मार दूंगा. दैट इज गुड्स रिटर्न टू HO. तो जब गुड्स HO की तरफ से आया था तो ब्रांच टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. ना गुड्स रिटर्न इन टू द HO, फुल रिवर्स द एंट्री. ये ब्रांच टू गुड्स सेंड है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, रिवर्स हो गया. वैसे ही जब विले पार्ले ब्रांच को अंधेरी ब्रांच से सामान आया था तो हमने एंट्री क्या किया था? ब्रांच टू गुड्स सेंड. वैसे विले पार्ले ब्रांच हो सकता है अंधेरी को ट्रांसफर करेगा, गुड्स सेंड टू द अदर ब्रांच. गुड्स सेंड फ्रॉम अदर ब्रांच एंड गुड्स सेंड टू अदर ब्रांच. फ्रॉम अदर ब्रांच तो दूसरे ब्रांच से आया. आप गुड्स रिसीव कर रहे हैं ना, कहीं से भी आने दो. इफ गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. आपके पास से गुड्स गया, चाहे आप HO को दिए हो या किसी और ब्रांच को दिए रहोगे, आपके गुड्स जा रहा है तो रिवर्स एंट्री, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. इफ गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. गुड्स रिसीव कर रहे हो, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. ओके, नाउ कैश सेंड बाय HO. अब मान लो डिपेंडेंट ब्रांच मतलब जो टोटल HO पर डिपेंड है. ब्रांच अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाला है. तो ब्रांच को लाइट बिल भरना है, टेलीफोन बिल भरना है, वर्करों का खर्चा भी देना रहेगा,
ये सब खर्चा कौन देगा? सब एचओ देगा। आपको चुपचाप वाले बिजनेस को ऑपरेट करना है। कैश सेंड बाय एचओ, एचओ ने कैश सेंड किया, या फिर ब्रांच एक्सपेंस से मेट और पेड बाय एचओ। ब्रांच का खर्चा था, कौन पे कर रहा है? एचओ पे कर रहा है। तो एंट्री आएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कैश स्पेंड बाय द एचओ, ब्रांच एक्सपेंस से मेट और पेड बाय एचओ, दैट इज द ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। यानी एचओ ने आपके सारे खर्चे को पेमेंट किया है। जैसे टुडे जनरेशन 10 में से 8 पेरेंट 9 पेरेंट को ऐसे ही बोलते हैं, जैसे भाई 2 पेरेंट मिल गए और कैसे हैं, जॉब पे जा रहा है कि हाँ जा रहा है, तो क्या बताओ सर जॉब पे जा रहा है, जॉब पे जा रहा है लेकिन घर से उल्टा खर्चा होता है। 10,000 पगार पा लिया, वो 10,000 तो मोबाइल में चला जाता है, फिर मोबाइल का रिचार्ज घर से लो। तो वो कहावत है, कमाई का पैसा भी रखो और ऊपर से उनका थाली का खर्चा, कपड़े लत्ते खर्चा और घड़ी वाले भरे। तो ऐसे बैठे हो, मैं अगर रहूँगा तो मैं क्या करूँगा, उसको पैर तोड़ के वो लोग घर में बैठ जा भाई। जब खर्चा भी मैं ही दे रहा हूँ तो क्या नाम के लिए जॉब पे जा रहा भाई? इससे बैठ जा, मैं वो भी खिला देता हूँ। वो है। अब एक जनरेशन है, चल भाई पेरेंट्स को पैसे दिए, आप कमा के पेरेंट को देते, पेरेंट आपको सब कुछ देंगे, आप अपने पास 1 रुपया भी नहीं रख रहे हो, तो आप जस्ट आपका सारा खर्चा गवर्नमेंट कंपनी मतलब पेरेंट्स ही देंगे आपको। वैसे ब्रांच का अगर सारा खर्चा एचओ भर रहा है तो फिर ब्रांच की क्या जिम्मेदारी है? उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो सब किसको देगा? एचओ को देगा, क्योंकि आपका हर एक खर्चा, आपका पेमेंट, आपका सैलरी, आपका जो भी है वो सब एचओ प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं कि एचओ बोल रहा है तो अपने जेब से डालो, तो अपने जेब से क्यों डालेगा? तो फिर जो सेल करके आएगा वैसे उसमें से आएगा। इन द ऑल एक्सपेंसेस मेड बाय द एचओ इनटू द ब्रांच टू कैश। अब जब ब्रांच का पैसा आएगा तो ब्रांच क्या करेगा? पैसे को एचओ को रेमिट करेगा, रेमिट मतलब सेंड करेगा। ये दोनों कैश रेमिटेड टू एचओ, कैश रेमिटेड टू एचओ मतलब ब्रांच ने पैसे क्या किया? एचओ को भेज दिया। कभी कभी ऐसा भी रहेगा, से एग्जाम्पल विले पार्ले ब्रांच से कोई कस्टमर ने सामान खरीदा था और वो कस्टमर कांदीवली या मलाड में रहता था। अब कांदीवली में रहता था, मलाड में, विले पार्ले से खरीद लिया उसने। अब बोले भाई कांदीवाली, तो सामान खरीदते खरीदते बातचीत होते रहते, भाई आप कहाँ से? भाई कांदीवाली से। तो अच्छा मैडम ऐसा कर सकते हैं ना, आप पैसे देने के लिए आप विले पार्ले मत आइए, हमारा ब्रांच वहाँ है, एचओ वहाँ पे है, आप पेमेंट वहीं पे कर देना। अब वो कांदीवाली से बोरोवली उसके नज़दीक पड़ेगा, राधा धंधा विले पार्ले आना, तो कस्टमर क्या करेगा? वो बोरोवली में जाएगा, बोले भाई मैं रसीद दिखाएगा कि विले पार्ले से मैंने सामान खरीदा हूँ, और वो एचओ एंट्री पास कर लेगा। एचओ एंट्री पास कर पैसे मिला कहाँ से? विले पार्ले ब्रांच का कस्टमर ने दिया है, तो विले पार्ले ब्रांच। तो ऐसा ही कर दिया है, ब्रांच कस्टमर डायरेक्टली पेड कैश टू द एचओ। ब्रांच का कस्टमर था, अब चाहता क्या होता, वो कस्टमर आता था विले पार्ले ब्रांच में, पैसे इसको देता था, बाद में विले पार्ले ब्रांच वापस क्या करता, पैसे को एचओ को देता था। वो कस्टमर डायरेक्टली क्या किया? एचओ को दे दिया पैसे। ये दोनों सेम है। तो ब्रांच ने कैश एचओ को भेजा, या ब्रांच का जो कस्टमर था डायरेक्टली पैसे किसको पे कर दिया? एचओ को दे दिया। एचओ के पास से पैसे आ रहा था ब्रांच टू कैश, अब एचओ को रिटर्न जा रहा पैसे कैश टू ब्रांच। तो 4 एंट्री था, लेकिन रिवर्स करने पे 2 एंट्री हो रहा है। तो अगर गुड्स आपने रिसीव किया तो ब्रांच टू गुड्स इनटू ब्रांच। आपने गुड्स रिटर्न डिफेक्टिव निकल गया, रिटर्न कर रहे हो या किसी और ब्रांच को भेज रहे हो, तो गुड्स इनटू ब्रांच टू ब्रांच। एचओ ने पैसे दिया ब्रांच टू कैश, एचओ को पैसे वापस सेंड कर रहा हूँ मैं कैश टू ब्रांच। पॉज कीजिए दीदी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री कुछ याद करो, उन्होंने जब कंसाइनमेंट कर रहे थे
उसके अंदर हम एक सबसे प्यारा अकाउंट बनाते थे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। एकदम मस्त था, कुछ करते ही नहीं थे, डायरेक्ट लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं थे। सबसे बेस्ट अकाउंट था ये कंसाइनमेंट चैप्टर का, बस वही है। क्लोज द गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है उस अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्लोज करके ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम लोग, परचेज और ट्रेडिंग अकाउंट। वही है, खाली यहाँ ब्रांच गया पे कंसाइनमेंट डाल पे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। इसका गुड्स सेंट टू ब्रांच को हम जो क्लोज करते दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू आइदर परचेज अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और फिर प्रॉफिट होगा ब्रांच में, तो प्रॉफिट ऑन ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट की एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस, तो लॉस होगा तो लॉस टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। टेक अ 6 एंट्री और उस टाइम के हम लोगों ने 3 एंट्री, 9 एंट्री, 9 टू जा 18 एंट्री। ये अभी हम लोग का फर्स्ट मेथड चल रहा है डिपेंडेंट का, रिमेंबर स्टॉक मेथड, एडिटर मेथड, अभी स्टॉक एंड एडिटर बाकी है। ओह माय गॉड, और उसके पहले भी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्ड इन द ब्रांच, ऐसे कौन से आइटम है जो ब्रांच के अकाउंट में हम लोग एंट्री नहीं पास करेंगे उसका। ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड आउटसाइडर, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो ब्रांच एंड आउटसाइडर के बीच होता हो उसका एचओ से कोई लेना नहीं। इतना आपको लॉजिक क्या करना है, एचओ का ब्रांच से और ब्रांच का एचओ से जो रिलेशन आएगा वही एंट्री पास आएगा। एचओ ने कुछ सेंड किया ब्रांच को तो एंट्री आएगा, ब्रांच ने कुछ एचओ को सेंड किया तो एंट्री आएगा। ऐसा जो ट्रांजेक्शन जिसमें एचओ ब्रांच का कनेक्शन हो वो एंट्री आएगा। ब्रांच का आउटसाइडर से कुछ कनेक्शन है, उसमें एचओ का कोई लेना देना नहीं है, वो एंट्री नहीं आएगा। एचओ का आउटसाइडर से कुछ लेना देना है, उसमें ब्रांच नहीं आ रहा है, तुम्हें खाली एचओ ब्रांच के बीच में, इन बिटवीन द एचओ एंड ब्रांच एनीथिंग हैपनिंग दैट एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच। एचओ ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन आएगा खाली वही रिकॉर्ड होगा। ब्रांच और आउटसाइडर के बीच में कुछ हुआ तो उसके लिए एचओ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। The transaction between branch and outsider will not be recorded by HO. Will not be recorded by the HO. HO इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। The transaction between branch and outsider. तो खाली ब्रांच और HO के बीच में जो रहेगा ओनली रिकॉर्ड होता है। HO and branch. Anything related to branch and HO. Only recorded. तो एचओ का ब्रांच से, ब्रांच का एचओ से कुछ रिलेटेड रहा दैट विल बी रिकॉर्डेड, बट ब्रांच का आउटसाइडर से कुछ रिलेटेड रहेगा तो उसका रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, अब क्या हो सकता है, कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच रिटर्न। कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच रिटर्न मतलब जो सामान आपने उधारी बेचा था अब उससे कलेक्शन करना है। कौन करेगा, बेचा था ब्रांच से, पैसे कौन लेगा, ब्रांच लेगा। किससे, कस्टमर से। तो ब्रांच और डेटर के बीच में रिश्ता है, इसमें एचओ नहीं आ रहा है, जैसे एंट्री नहीं आएगा। तो कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर से पैसे कलेक्ट किया। परचेज ऑफ गुड्स और फिक्स असेट, अभी देखा था कि एचओ ब्रांच का हर एक जरूरत को पूरा करता है, उसके हर एक खर्चे को पे करता है। फिर भी ब्रांच को कुछ खरीदने का है, एसेट्स कुछ गुड्स खरीदना है तो अपनी जिम्मेदारी पे खरीदे। परचेज ऑफ गुड्स और फिक्स रेट, अगर ब्रांच ने कुछ गुड्स और फिक्स रेट खरीदा है तो उसका एचओ एंट्री नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ब्रांच ने आउटसाइडर से खरीदा बेचा रहेगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर था वैसे पेमेंट टू क्रेडिटर, इस सब का ब्रांच अकाउंट एंट्री नहीं आएगा। तो कहाँ एंट्री आएगा, इट इज डायरेक्टली एडजस्टेड इन क्लोजिंग कैश बैंक और इन द रेमिटेंस। क्या मतलब होता है,
मान लो मेरे पास 1000 रुपये पहले का था कैश, ओपनिंग कैश, ओके। बॉस ने मुझे 5000 रुपये और दिया, कितना हो गया 6000। मैंने सोल्ड किया 50000 का, तो कितना आएगा 56 बराबर है। 2000 रुपये मैं अपने पास रखता हूँ, कुछ भी काम आ गया तो अगर 56 था जिसमें 2000 रुपये मैं अपने पास रखता हूँ, मतलब बाकी 54 था बचेगा। तो 54 का मैं क्या कर रहा, एचओ को रिटर्न दे रहा, रेमिट कर दे रहा। तो इस तरह से जो भी पैसे आएगा जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा आपके, वो एचओ को कितना रेमिट और उसके अंदर ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट होएगा। तो आपको इस डेटा से कितना पैसा आया कितना गया उसका एंट्री ब्रांच के अंदर नहीं करना है, बल्कि हम लोग रफ में क्या करेंगे, एडलेस कर लेंगे, कितने पैसे आ रहा है कितने पैसे जा रहा है, आखिर में कितना पैसे एचओ को रिटर्न सेंड करना है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, परचेज गुड्स और फिक्स एसेट, पेमेंट टू क्रेडिटर, इसको क्या करना है, इट इज डायरेक्टली एडजस्ट इन द क्लोजिंग कैश बैंक या फिर इन रेमिटेंस। या तो क्लोजिंग कैश बैंक में एडजस्ट करो या फिर जो हम रेमिट मतलब एचओ के जो पैसे रेमिट करने वाले उस पैसे में इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और एडजस्ट करके फाइनल हिसाब करके किसको भेजना है, एचओ। वैसे डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच डेटर, इसका भी एंट्री नहीं आता है, डायरेक्टली सोन इन द ब्रांच डेटर। जैसे हम लोग सिंगल एंट्री के लिए, सिंगल एंट्री, तो सिंगल एंट्री में डेटर अकाउंट ड्रॉ करते हैं, डेटर बिल रिसीवेबल, तो डेटर समटाइम डेटर का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया जाएगा या क्लोजिंग नहीं दिया, मिसिंग दिया कोई आइटम, तो डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, सेल्स रिटर्न, ये सब कहाँ लिखे, डायरेक्टली ब्रांच डेटा अकाउंट इफ प्रिपेयर। तो कभी कभी ऐसा होगा जब ब्रांच डेटा का कुछ आइटम मिसिंग रहेगा तो हम लोग को ब्रांच डेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेट्स है, सेल्स रिटर्न है, ये कहाँ लिखेंगे, ब्रांच डेटर लिखिए, इसको ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। वैसे डिस्काउंट रिसीव, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, इसका ये डिस्काउंट अलाउड था, ये डिस्काउंट रिसीव, ये गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच डेटर था, ये गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। अब ये सब कहाँ जाएगा, ब्रांच क्रेडिटर अकाउंट जाता है, ब्रांच अकाउंट में नहीं। तो कभी कभी कोई आइटम मिसिंग रहेगा तो हम लोग कैसे अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, जैसे सिंगल एंट्री में होता था वैसे ही। डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग असेट में एडजस्ट करेंगे। क्या मतलब हुआ, फर्नीचर 2000 का है, फर्नीचर 2000 और आपने 8000 का खरीदा, और तो टोटल कितना आ गया 10,000। 1000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया हूँ, तो मेरे पास मशीन के फर्नीचर कितने बचेगा, 9000। तो शुरू में था 2000 और अब कितना हो गया 9000। तो ये हो गया ओपनिंग और ये हो गया क्लोजिंग, इसका एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कुछ खरीदा हूँ, कुछ परचेज किया हूँ, सेल किया हूँ, डेप्रिसिएशन चाहे वो माइनस करके डायरेक्ट हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट लॉस का भी एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं होता है, ये डायरेक्टली क्लोजिंग असेट में एडजस्ट हो जाता है। वैसे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस मतलब ऐसे लॉस जो रेगुलर नहीं है, कभी कभार हो सकता है, जिसमें प्रेडिक्शन नहीं है। प्रेडिक्शन मतलब जिसको हम लोग गेस नहीं कर सकते ये लॉस होने वाला है। लॉस बाय फायर, आग लग गया, ऐसा कोई कंपनी का, तो हमारे यहाँ हर तरह के आग लगाए जाते हैं, घर के आग से लेके बाहर के आग तक। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, थेफ्ट हो गया, या लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सब डायरेक्टली कहाँ पे एडजस्ट होगा, या तो क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट हो जाएगा या असेट में एडजस्ट होगा। ये क्या थे आइटम, ये सारे आइटम थे जिसका रिकॉर्ड ब्रांच अकाउंट में डायरेक्ट नहीं करने वाले, ये किसी और एडजस्ट में एडजस्ट करेंगे। लॉस बाय फायर है, स्टॉक जल गया तो स्टॉक में एडजस्ट होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है तो मशीनरी में एडजस्ट होगा।
तो ये 18 आइटम है जिसका एडजस्टमेंट किसी न किसी आइटम में एडजस्ट करना है, लेकिन ब्रांच अकाउंट उसका डालेगा पेरेंट्स नहीं रहेगा। पॉज कीजिए तो चलो मिसिंग फिगर इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट गिवन। अगर मान लो कभी कोई ओपनिंग एसेट नहीं दिया है या क्लोजिंग एसेट नहीं दिया है, ओके, देन वी नीड टू प्रिपेयर सम मेमोरेंडम लेजर अकाउंट। मेमोरेंडम ये क्या होता है? मेमोरेंडम लेजर अकाउंट मतलब इन अ ब्रीफ शॉर्टकट में जब कोई अकाउंट ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं मेमोरेंडम लेजर अकाउंट, नॉट इन द डिटेल। मेमोरेंडम लेजर अकाउंट मतलब इन द शॉर्ट है ना। अब जैसे मान लो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक गायब रहेगा तो कौन सा अकाउंट ड्रॉ करेंगे हम लोग? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ओपनिंग कैश या क्लोजिंग कैश गायब रहेगा तो क्या अकाउंट बनाएंगे? ब्रांच कैश बैंक। ओपनिंग डेटर या क्लोजिंग डेटर गायब रहेगा तो ब्रांच डेटर अकाउंट। फिक्स एसेट का कुछ गायब रहेगा तो ब्रांच फिक्स एसेट। जो भी आइटम गायब रहेगा उसके हिसाब से। स्टॉक नहीं दिया तो स्टॉक का अकाउंट ड्रॉ करेंगे। कैश के बारे में मिसिंग है तो कैश का अकाउंट ड्रॉ करेंगे। डेटा के बारे में मिसिंग है तो डेटा अकाउंट ड्रॉ करेंगे। और फिक्स एसेट के बारे में मिसिंग है तो फिक्स एसेट ड्रॉ करेंगे। सारे के चारों एक साथ नहीं ड्रॉ करना है, क्वेश्चन जो मिसिंग रहेगा उसके हिसाब से देखेंगे। और इसके अंदर फिर ब्रांच वाले में तो हम लोग खाली क्या करते थे, जो एचओ और ब्रांच के बीच में जो रिलेटेड है वही एंट्री आता है इसके अंदर। ब्रांच अकाउंट में ओनली ट्रांजेक्शन बिटवीन एचओ एंड ब्रांच दैट विल बी रिकॉर्डेड, बट इन दिस अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एचओ एंड ब्रांच और ब्रांच और आउटसाइडर विल बी रिकॉर्डेड, सब रिकॉर्ड होगा। चाहे वो ब्रांच का आउटसाइडर से हो या ब्रांच का एचओ से हो। अगर स्टॉक से कनेक्टेड हो तो स्टॉक में एंट्री आएगा, कैश से कनेक्टेड हो कैश में एंट्री आएगा। इसमें एंट्री करते समय हमको नहीं देखना कि ब्रांच का आउटसाइडर से है कि ब्रांच का एचओ से है, इसमें सारे एंट्री आएंगे। जब ब्रांच अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो उसमें खाली एचओ और ब्रांच का रिलेटेड है, आउटसाइडर का एंट्री नहीं करेंगे। तब मैं क्या बोल रहा हूँ, दीज अकाउंट में सारा एंट्री रिकॉर्ड करना है, वेदर इट इज एचओ टू ब्रांच और ब्रांच टू आउटसाइडर, एवरी एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। ब्रांच अकाउंट में ओनली एचओ ब्रांच से कनेक्टेड वो एंट्री आता है, आउटसाइडर का रिलेटेड एंट्री नहीं आएगा। ठीक है, इतना थ्योरी है आपका फर्स्ट मेथड में। और कीजिए